हेलो दोस्तों, मैं एक बार आपके साथ फिर जुड़ने जा रहा हूँ एक अच्छे टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक भी आपको पिछले टॉपिक्स के साथ पसंद आएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि हो सकता है ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हों, लेकिन एक बार रिवीजन होने से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी निकल करके बाहर आते हैं जो आपको नहीं पता होता है, आइडिया नहीं होता है। हो सकता है कि शुरुआत आपको लगे कि ये तो मैंने पढ़ रखा है, तो आप क्या करते हो कि वीडियो को स्किप कर देते हो या देखना बंद कर देते हो। तो पिछले वीडियोस में आपका रिस्पांस अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको पता है कि ये चैनल एक नया चैनल के थ्रू मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। पुराने चैनल जो कि पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ये प्रोवाइड नहीं किया है, सिर्फ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और बहुत अच्छी तरीके से आपका रिस्पांस आ रहा है, इसलिए उत्साह भी मेरा बहुत ज्यादा बढ़ा कि और आगे आपको देना चाहिए कुछ। तो मैं जो भी टॉपिक्स आपको बताता हूँ हो सकता है आपने इससे पहले कर रखा हो, तो आपसे बस इतना सहयोग चाहता हूँ, सपोर्ट चाहता हूँ कि आप वीडियोस को स्किप ना करें, आप एक एक टॉपिक को बढ़िया से समझें जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैं बायोलॉजी आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। तो बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, या जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं वो भी आपके 9, 10, 11, 12 में भी बहुत सारे सिलेबस इससे कवर हो सकता है आपका। तो एक एक करके मैं धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। आप देख सकते हो बायोलॉजी में दो वर्ड है, एक बायो और एक लॉजी। तो समझ लीजिएगा, बायो का अर्थ होता है लाइफ और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। ये दोनों शब्द मिलकर के एक डेफिनेशन देता है कि जिस विज्ञान में, जिस सब्जेक्ट में हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ाई करते हैं, लाइफ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उसी को बोला जाता है बायोलॉजी। कहने का मतलब जिस अध्ययन में हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी जीवों के बारे में पढ़ाई करते हैं, जीवों के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं, उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी शब्द जो है ये पहली बार 1802 में लेमार्क के द्वारा दिया गया था। ये शब्द जो है, ये वर्ड जो है, ये 1802 में लेमार्क के द्वारा हमारे बीच आया। और बायोलॉजी के जो फादर है, कहने का मतलब बायोलॉजी के जो जनक है, जीव विज्ञान के जो जनक है, उनका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल या अरस्तु। अरस्तु के द्वारा जीव विज्ञान की उत्पत्ति हुई, जीव विज्ञान के बारे में हम लोगों ने जाना। आगे हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी कितने प्रकार की है। तो याद रखिएगा, बायोलॉजी तीन, ऐसे तो बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया है। जैसे एक होता है आपका बेसिक बायोलॉजी और दूसरा है अप्लाइड बायोलॉजी। बेसिक का अर्थ है वैसी अध्ययन का, मतलब जो सबसे स्टार्टिंग पीरियड है बायोलॉजी का, जो जीव विज्ञान का सबसे स्टार्टिंग पीरियड है, मूल तत्व है, वहां से हम लोग बेसिक के बारे में बात करते हैं। तो उसमें हम लोगों को इन बातों को पढ़ना रहता है। जैसे बेसिक बायोलॉजी में आपको पढ़ना रहेगा पहला जूलॉजी। ध्यान दीजिएगा, जूलॉजी क्या है? जूलॉजी का अर्थ होता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स। जानवरों के बारे में जहां हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि जानवरों का शरीर कैसे बना है, उनका शरीर किस ढंग से काम करता है, कौन कौन ऑर्गन किस चीज के लिए काम करता है, वो सारी बातें हम लोग जूलॉजी में पढ़ते हैं। दूसरा जो आता है वो है आपका बॉटनी, और बॉटनी को हिंदी में बोला जाता है पादप विज्ञान। ध्यान रखिएगा, पादप विज्ञान का अर्थ होता है वह विज्ञान जिसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाई करते हैं, यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स। पेड़ पौधों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, वो आपका बॉटनी कहलाएगा। इसी तरह इसी का भाग है थर्ड, जो कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी।
माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान, इसे कहा जाता है सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान का अर्थ है इसमें हम लोग ऐसी चीजों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं या पढ़ाई करते हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, जैसे बैक्टीरिया, वायरस जो जमीन के अंदर रहते हैं, हवा में रहते हैं, पानी में रहते हैं, जो हमें बहुत सारी बीमारियां दे करके चले जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे दूध को दही में जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस का यूज होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। तो जो भी चीजें हैं कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं, तो उनके बारे में कैसे पता चले कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो वो हम लोगों को बताता है माइक्रोबायोलॉजी। और इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। अब बात होगी जूलॉजी के बारे में जानकारी देने वाला पहला साइंटिस्ट या पहला वैज्ञानिक कौन था। पहली बार जूलॉजी के बारे में, जंतु विज्ञान के बारे में जानकारी लाने वाला धरती पे कौन आया? तो याद रखिएगा, जानकारी तो सभी के पास है, सब कोई जानते हैं, लेकिन उसको वर्ल्ड तक पहुंचाने वाला, उसको लोगों तक पहुंचाने वाला, किताब के थ्रू, लिख करके, वीडियोस के थ्रू, उस समय तो वीडियोस वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो उस समय किताबों के द्वारा लोगों तक ये अपने माध्यम से पहुंचाया करते थे। तो वो कौन थे? तो याद रखिएगा, जूलॉजी के लिए एरिस्टोटल ही थे। एरिस्टोटल जो अरस्तु हैं जीव विज्ञान के जनक, उन्होंने ही पहली बार जंतुओं के बारे में अध्ययन किया। इसी तरह एनिमल्स के बाद अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, पौधों की, तो पौधों के बारे में जानकारी देने वाले थियोफेरेस्टस, इस साइंटिस्ट का नाम था थियोफेरेस्टस, जिन्होंने पहली बार पेड़ पौधों पर अध्ययन किया। और माइक्रोब्स के बारे में लीवेनहुक, इन्होंने ऐसा क्या किया जिससे पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि जीव विज्ञान अलग है। जीव विज्ञान के तीन भाग होंगे, एक तो जंतु विज्ञान, फिर पादप विज्ञान, फिर सूक्ष्म विज्ञान। तो याद रहे, एरिस्टोटल ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका एनिमलम। पहली बार जंतुओं के बारे में एक किताब लिखा गया, उनके बारे में डिटेल्स बतलाया गया, और वो किताब कौन सी थी? हिस्टोरिका एनिमलम। इसी तरह से थियोफेरेस्टस ने भी एक बुक लिखी, किताब लिखा, जिसका नाम था हिस्टोरिका प्लांटेनम। लेकिन लीवेनहुक ने कोई किताब नहीं लिखा। इन्होंने सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक यंत्र बनाया जिसको आप बोलते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है। जैसे आप जानते हो कि आप लोग ब्लड जांच करने के लिए डॉक्टर्स को दे करके आते हो, लेकिन ब्लड में वो लोग देखते क्या है? रक्त में देखते क्या है? बहुत सारी चीजें। जैसे मान लीजिए आपको मलेरिया हुआ है, आपने डोनेट करके आया ब्लड कि मेरा मलेरिया का जांच हो, तो मलेरिया में वो देखेगा क्या? एक ऐसा जीव, परजीवी जो आपके शरीर में खून में मौजूद है, उसको देख करके उसका इलाज करेगा डॉक्टर। तो इसी चीज को बतलाता है माइक्रोबायोलॉजी। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे अब अप्लाइड बायोलॉजी की। अब हम लोग बात करते हैं अप्लाइड बायोलॉजी की। अप्लाइड बायोलॉजी में आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना रहता है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के बारे में। खेती बाड़ी के बारे में आपको जानकारी हासिल करना रहता है अप्लाइड बायोलॉजी में। दूसरा मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस के बारे में आप यहीं पे पढ़ेंगे। आपने अभी जो साइंस की किताबें रखी हैं उसमें लिखा होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब विज्ञान अब टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है, और जो टेक्नोलॉजी शब्द जुड़ा है वो अप्लाइड है। आयुर्वेदा, ये सारी चीजें आपको पढ़ना रहता है अप्लाइड बायोलॉजी में।
अब हम लोग बात करते हैं जूलॉजी का पहला चैप्टर, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। यहां भी आपको दो वर्ड दिख रहा होगा, एक तो पहला डाइजेस्टिव और दूसरा है सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। पहले सिस्टम को समझ लेते हैं कि है क्या। आप सभी को पता है कि हमारा शरीर जो बना है वो सेल से बना है। सेल जो होता है वो सबसे सूक्ष्म, अब अगर कहना चाहें तो एक घर, मान लीजिए कोई एक घर है, इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या रखना पड़ता है, सबसे नीचे ईंट रखना पड़ता है, ईंटों से बनता है। तो हमारा शरीर भी इसी तरह के कुछ ईंटों से मिलकर के बना है। तो वो ईंटों का काम ही कौन करता है, सेल, क्योंकि इसी को बोला जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये जीवन का आधारभूत इकाई है, पहला इकाई जिससे हमारा जीवन आगे बढ़ा। सेल, दो सेल मिलकर के एक टिश्यू बनाता है, या बहुत सारे सेल मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। कहने का मतलब जब ईंटों को एक के ऊपर एक रखते चलते हैं तब जाकर के धीरे धीरे हमारा घर का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है। उसी तरह से ये टिश्यू बनेंगे और बहुत सारे टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन बनाता है। जैसे हमारा एक हाथ है, तो हाथ में पहले सेल मिला होगा, सेल के बाद टिश्यू मिला होगा बहुत सारा, उसके बाद ये हाथ बना, तब जाकर के एक ऑर्गन बनाई। और सारे ऑर्गनों से मिल करके हमारा एक सिस्टम बनता है, एक तंत्र बनता है, और फिर इसी सिस्टम से मिल करके हमारा बॉडी बनता है। यानी शरीर इतनी इतनी चीजों से मिल करके बना हुआ है। जब तक ना इन चीजों के बारे में ना पता चले तो हमारा शरीर बनेगा ही नहीं। यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं सिस्टम की, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से हमें पता चल गया है कि जो सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं वहां ऑर्गन की बात करेंगे। ऑर्गन का मतलब होता है अंग। बहुत सारे अंग मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाएंगे। तो पहले जानते हैं डाइजेशन है क्या। डाइजेशन का अर्थ क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि हमारे बॉडी को, शरीर को काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, प्रॉपर वर्क करने के लिए, काम करने के लिए जरूरत किसकी होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर शरीर में ऊर्जा ना हो तो हमारा शरीर कभी भी काम कर ही नहीं सकता। कहने का मतलब अगर गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो वो गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं चलेगी। उसी प्रकार अगर हमारे शरीर को काम करना है तो उसको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। सिंपल वर्ड में पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। तो ये पेट्रोल आएगा कहाँ से, बाहर से लेंगे हम लोग ना। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तब वो चलता है। तो सीधी सी बात है कि बॉडी को काम करने के लिए जरूरत पड़ता है भोजन का, फूड का। क्या डायरेक्ट इस भोजन से इसको एनर्जी मिल गया? याद रखिएगा, जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, एक जटिल संरचना होता है। क्या होता है? जटिल संरचना होता है। एक जटिल संरचना होता है। जटिल संरचना का मतलब होता है ये बहुत सारी चीजों से मिलकर के बनता है। जैसे मान लो एक रोटी का टुकड़ा है, तो इस रोटी के टुकड़े में बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, फैट्स है, मिनरल्स है। तो बहुत सारी चीजें मिलकर के बना है। एक भोजन में इतनी सारी चीजें हैं, क्या ये शरीर डायरेक्ट हमारा एब्जॉर्ब करेगा, इसका अवशोषण कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। इससे हमको एनर्जी नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, क्या करे? तो बॉडी सबसे पहले इसको क्या करता है, शरीर इसको क्या करता है, इसको तोड़ता है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेगा, ऐसे करके बांट लेगा। बांटने का जरूरत क्यों पड़ा? क्या आपको पता है कि आपका शरीर
कभी भी ठोस चीजों का अवशोषण नहीं करता। ठोस चीजें आपके शरीर से एक्सक्रेशन के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। जो आप भोजन खाते हो वो जो ठोस चीजें हैं, कहने का मतलब ऐसे जो स्ट्रक्चर में बना हुआ रहता है उसको बाहर निकालते चला जाता है। तो किसका अवशोषण करता है, किससे वो उसको एनर्जी मिलता है? लिक्विड से मिलता है। किससे मिलता है? लिक्विड से। तो सबसे पहले इसको वो लिक्विड बनाएगा। लिक्विड बनाने का मतलब क्या है? तरल पदार्थ बनाएगा। तरल पदार्थ कैसे बनेगा? छोटे टुकड़ों में उसको बांटेगा, तोड़ेगा और फिर इसको पानी में मिलाएगा। सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। जल में घुलनशील बनाएगा। जब तक ना पानी में ये घुलेगा नहीं तब तक आपके शरीर में इसको अवशोषित नहीं किया जा सकता, मतलब आपके शरीर में ब्लड नहीं बन सकता। और ब्लड ही तो आपको धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। तो ब्लड बनने के लिए, खून बनने के लिए पहले इसको पानी में मिलना पड़ेगा। और इतना बड़ा चीज पानी में कैसे मिले? तो इसको तोड़ना पड़ेगा। और जब तक ना टूटे तब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। अब देखो ये टूट गया, तो अगर कॉम्प्लेक्स में था पहले तो टूट गया, तो अब क्या बन गया? ये सिंपल फॉर्म में बन गया, सिंपल स्ट्रक्चर में बन गया। जैसे ही ये सिंपल स्ट्रक्चर में बन जाएगा तो याद रखिएगा, आप कभी देखे हो कि बड़ी सी कोई लकड़ी अगर हम लोग तोड़ते हैं, बीच से अगर इस लकड़ी को हम लोग तोड़ दें तो अचानक से उससे एक भाप निकलता है, हवा जैसा निकलता है, धुआं निकलता है। तो वो धुआं क्या है? उस लकड़ी में मौजूद एनर्जी है, ऊर्जा है। और वही एनर्जी जब आपके शरीर में ये सारी चीजें टूटेंगी तो अचानक से एक धुआं जैसा उससे निकलेगा। और जैसे ही निकलेगा वो आपके शरीर को एनर्जी देगा। और एनर्जी देता किस फॉर्म में है? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन। हम लोग बात कर रहे थे जो एनर्जी हमारा जमा होता है बॉडी में उसको बोला जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट इस रूप में जमा हो जाता है। जो जमा होता है स्टोर्ड, ये याद रखिएगा, ये एक स्टोर्ड एनर्जी है। स्टोर्ड का मतलब है जमा रहेगा आपका। जैसे हम लोग पता है कि सांस नहीं लेने से हम लोग मर जाएंगे, लेकिन अगर भोजन 2 दिन ना करें तो इतनी जल्दी नहीं मरने वाले। क्यों नहीं मरने वाले? क्योंकि जो हमारा शरीर पहले से भोजन ग्रहण किया था वो अपने अंदर जमा करके एनर्जी रख लिया था। खाना जमा नहीं था आपका, जो आप खाए हो वो जमा नहीं है, लेकिन उसके अंदर का एनर्जी जो था वो जमा करके रख लिया गया। और यही एनर्जी आगे चल करके आपको एनर्जी देता रहेगा, ताकि आप इतनी जल्दी बीमार या इतनी जल्दी मृत्यु के समीप ना पहुंचो। ये था आपका डाइजेशन। इसी को डाइजेशन कहते हैं। अगर 1 सेंटेंस में बोला जाए डाइजेशन, तो डाइजेशन का डेफिनेशन क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ complex food into simple to get energy, ये एक वर्ड में साधारण सा, एक सेंटेंस में साधारण सा हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ये मेरा डाइजेशन है। अब बात करते हैं हम लोग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, कौन कौन से अंग हमारे काम आएंगे भोजन को पचाने में, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। पहला एलिमेंट्री कैनाल, जिसको आहार नाल कहते हैं, और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसका भी हिंदी लिख लीजिए, पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि, एलिमेंट्री कैनाल जो है, आहार नाल जो है, इसकी पूरी अगर शुरुआत से, कहने का मतलब मुंह से लेकर के नीचे तक, जहां से आप एक्सक्रीशन करोगे एनस तक, इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ जो होती है,
वो 30 फीट होती है। ठीक है, ये 30 फीट तक का होता है। इसमें आता क्या क्या है, कौन कौन सा भाग है एलिमेंट्री कैनाल में? वक्कल कैविटी, वक्कल कैविटी जिसको हिंदी में मुख गुहा कहते हैं। सेकंड, ओएसोफेगस, ओएसोफेगस या इसी को दूसरा नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम इसका आप लिख सकते हो फूड पाइप। आहार ग्रहणी भी कहते हैं इसको। थर्ड, स्टोमक, स्टोमक जिसको आमाशय कहते हैं। फोर्थ, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन दो होता है, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है, जिसको हिंदी में आप लोग आंत बोलते हो। ठीक है, एक एक टॉपिक को हम लोग एक एक चीज को समझेंगे, वक्कल कैविटी को भी समझेंगे, ओएसोफेगस को भी, स्टोमक को भी, इंटेस्टाइन को भी, सारे के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ अभी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर बात किया जाए, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को अगर देखा जाए तो ये 3 होते हैं। लीवर जिसको जिगर भी बोलते हैं, लिवर के बाद सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि बोलते हैं इसको, लार ग्रंथि, और थर्ड पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, अग्नाशय। इनके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। इनको ग्लैंड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनसे कुछ ना कुछ निकलता है, सेक्रेट होता है, कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जो हमारे भोजन को पचाने में हमारी मदद करती है, लेकिन इनसे नहीं निकलता। ये जो भाग है इससे ऐसी कोई चीजें नहीं निकलेंगी, ये सिर्फ आपको उनको इन तक पहुंचाने का मदद करेगा। कैसे, आगे चल करके हम लोग एक एक करके बात करते हैं एक एक टॉपिक को। चलिए इधर हम लोग देखेंगे, ये जो भाग आपको दिख रहा होगा इसी को बोला जाता है वक्कल कैविटी। वक्कल कैविटी का मतलब होता है मुख गुहा। जो हम लोग मुख खोलते हैं तो एक गुफा जैसा नुमा कुछ आकार दिखता है, तो इसी को बोला जाता है वक्कल कैविटी। और यहीं से आपका एक ओएसोफेगस निकल करके आया है, इसी को बोलते हैं हम लोग ओएसोफेगस, आहार नली। ठीक है, और आहार नली के ही आगे इस साइड में एक और नली होता है, जिस नली को हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, जिससे हमारा जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वो अंदर जाता है, वो आगे रहता है। ध्यान रखना, इसके बारे में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, ये दोनों एक दूसरे को काटता है एक जगह पे, वो भी बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल जो चीजें देखना है। और याद रहे ये 25 सेंटीमीटर की लंबाई की होती है। ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा, धीरे धीरे करके हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये बात करते हैं हम लोग इस पूरे फिगर की। जैसे ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे वक्कल कैविटी, मुख गुहा। ऑस्टियोफेगस मैंने बता दिया। यहाँ है आपका स्टोमक, स्टोमक मतलब भी बता चुके हैं हम, जो आपका आमाशय है। ये आपका लिवर, जिसको आप जिगर बोलोगे। ये आपका पैनक्रियाज, एक पत्तानुमा आकृति है, पत्ता जैसा दिखता है। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और बीच में जो ब्लू वाला भाग है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ एक भाग आपको काला जैसा दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है गॉल ब्लैडर। एक एक चीज को हम लोग समझेंगे, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक को क्लियर करने का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वक्कल कैविटी की। वक्कल कैविटी है क्या, किस काम आता है हमारे शरीर में, वो सारी बातें हम लोग करते हैं मुख गुहा के बारे में। वक्कल कैविटी जो है, अगर देखा जाए तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है, जहां पे हमारा डाइजेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। यानी हमारा पाचन क्रिया शुरुआत होती है। मुख में हम लोग पहली बार भोजन जब रखते हैं, वहीं से हमारा पाचन क्रिया शुरुआत हो जाता है। जैसे आप कभी बच्चे को देखे हो, बच्चे के मुंह में अचानक से एक झाग आता है, कुछ खाए पिए ना हो लेकिन फिर भी उसके मुंह में एक लिक्विड जैसा ऐसा झाग आता है। क्या है वो झाग, सफेद सफेद झाग, वो है क्या, आखिर क्या है? तो याद रहे, वो जो भोजन ग्रहण करता है उसका पेट तक ना पहुंच करके वो अपने मुंह में ही स्टार्ट कर देता है, उसको पचाना स्टार्ट करता है। और जब पचाना स्टार्ट करता है तो वो झाग निकलता है। वो कहने का मतलब डाइजेशन स्टार्ट होता है यहीं से। यहाँ 30% डाइजेशन कंप्लीट होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है पार्शियल डाइजेशन, आंशिक पाचन। पार्शियल डाइजेशन है ये आपका, मतलब आंशिक है, थोड़ा बहुत इसमें आंशिक हुआ है भाग डाइजेशन। किस चीज का डाइजेशन ये करता है, तो याद रहे स्टार्च का करता है। क्या करता है, स्टार्च का। स्टार्च चूंकि है क्या, स्टार्च को बोला जाता है पॉलीसैकराइड। ये है क्या, पॉलीसैकराइड के रूप में पाया जाता है। इसको तुरंत क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा, और ब्रेक डाउन करके किस में बदला जाएगा, माल्टोज में बदला जाएगा। ये पहले किस में बदलेगा, माल्टोज में। और माल्टोज किस रूप में पाया जाता है, डाइसैकराइड में। यानी आप यहीं पे समझ जाएंगे, पॉली का मतलब होता है बहुत सारी चीजों से मिल करके बना हो। जैसे पॉलिनोमियल्स हम लोगों ने पढ़ा था, तो बहुत सारे टर्म्स मिल करके एक साथ जुड़ करके एक टर्म बनाया हुआ था। तो इसी तरह से पॉलीसैकराइड जो है ये बहुत सारी चीजों से मिल करके, तो बहुत सारी चीजों को मिला करके जब हम लोग उसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं तो अंत में क्या बचता है, डाई बचता है, मतलब दो ही चीज बचता है। अब इस दो को भी चेंज किया जाएगा और किसमें बदला जाएगा, ग्लूकोज में। आपके शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम ही कौन करेगा, ग्लूकोज करेगा। और ये ग्लूकोज किससे जाकर के मिक्स होगा, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर के वो चला जाएगा ब्लड में। तो ध्यान रहे, तो ये डाइसैकराइड था, तो ग्लूकोज किस में हो जाएगा, मोनोसैकराइड में हो जाएगा। अब एक एक चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे स्टार्च को माल्टोज में बदलेगा कौन, आपको पता है कि हमारे मुंह में स्लेवरी ग्लैंड्स, इस जगह पे स्लेवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। स्लेवरी ग्लैंड्स का मतलब होता है लार ग्रंथि पाए जाते हैं। और इन लार ग्रंथियों का काम क्या है, लार बनाना। वो लार क्यों बनाते हैं, लार का उपयोग क्या है, लार क्या काम करता है? तो याद रहे, जो हमारा भोजन हमने लिया है उसी लार में एक एंजाइम पाया जाता है, एक छोटा सा जीवाणु पाया जाता है जिसको बोला जाता है टाइलिन।
टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और ये एंजाइम क्या करता है, आपके भोजन को तोड़ना स्टार्ट करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना स्टार्ट करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में स्टार्ट कर देता है। और यही टाइलिन एंजाइम किसमें बदल देगा, आपके भोजन को माल्टोज में बदल देगा। माल्टोज अगर आप देखना चाहो तो ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हम लोग पायस या खीर बनाते हैं ना, तो रोटी चावल का वो क्या कर देता है, वहां ले जा करके खीर के रूप में बदल देता है। खीर कैसा हो जाता है, एक लुब्रिकेंट जैसा, एक छोटा सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर हो जाता है, उस तरह से बना देता है। अब इस माल्टोज को फिर ग्लूकोज में कौन बदल देगा, और एक एंजाइम आएगा यहाँ पे जिसको बोला जाता है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, इसको ग्लूकोज में चेंज करने का काम करेगा। और इसमें और क्या चीज है, ये इसकी हेल्प 3 लोग करेंगे। पहला टंग, दूसरा टीथ और तीसरा लिप्स। मुंह में हमारे 3 चीजें हैं, जीभ, ओंठ और दांत, ये तीनों इसकी मदद करेंगे, वोकल कैविटी का फंक्शन करने में, काम करने में मदद करते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं अब एक एक करके टंग, टीथ और लिप्स की। बात करते हैं टीथ की, दांत। चलिए दांत को समझते हैं। दांत का काम क्या होता है, ये हमारे भोजन को ग्राइंड करता है। ग्राइंड करने का मतलब क्या होता है, पीसना। ये पीसता है और पीसने के बाद क्या करता है, लार जो निकलता है उस लार से इसको मिक्सअप करता है, मिक्स कर देता है, मिक्सर में मिला देता है, यानी लुब्रिकेंट करता है, भोजन को फिसलने वाला बनाता है। लुब्रिकेंट का मतलब होता है फिसलन। फिसलन क्यों फिसलन, आप समझ गए। ये जो हमारा ऑइस्टोफेगस है, जो हमारा आहार नली है, इसमें एक भी हड्डी नहीं पाया जाता, ये विदाउट हड्डी है। तो जब हड्डी नहीं है तो आप कोई ठोस चीज जब खाओगे तो क्या होगा, ये अंदर से इसको छील देगा। कोई मोटा आहार जब हम लोग लेते हैं तब क्या करता है, उसको छील देगा। तो छीलने से बचने के लिए क्या किया हमारा शरीर, पहले ही उसको लार में मिला करके ऐसा रूप दे दिया कि जैसे ही उस नली में जाए वो फिसल करके डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाए, स्टोमक में पहुंच जाए, अमाशय में पहुंच जाए। तो इसको लुब्रिकेंट बनाने का काम ही कौन करेगा, टिथ करेगा। अब दूसरी बात जो हम लोग करेंगे, हमारे जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, डाइफाडोंट होते हैं। डाइफाडेंट होते हैं। डाइफाडेंट का मतलब होता है द्विबार दंती। द्विबार दंती कहने का मतलब हमारे जो दांत होते हैं वो 2 बार निकलते हैं, पहले दूध के दांत और फिर परमानेंट आ जाते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए रह जाते हैं। तीसरा जो होता है हमारा जो दांत है वो थ्यूकोडोंट भी होता है। थ्यूकोडोंट, थ्यूकोडोंट का मतलब होता है ये हमारे गम में धसे हुए रहते हैं। कहने का मतलब हमारा जो मसूड़े हैं, मसूड़ों में वो दांत कहाँ रहता है, धसा हुआ रहता है। मसूड़ों में धसे हुए रहते हैं। मसूड़ों में क्या रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो दांत है वो हेटेरोडोंट है। हेटेरोडोंट का मतलब होता है विषम दंती। हमारे दांत अलग अलग प्रकार के हैं, एक जैसे नहीं हैं। आपने देखा होगा मछलियों के दांत एक जैसे पाए जाते हैं, मगरमच्छ के दांत एक जैसे पाए जाते हैं, मच्छर के दांत एक जैसे पाए जाते हैं। तो उन लोगों के जो दांत हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन हमारे दांत क्या है, अलग अलग हैं। अलग अलग कैसे, अब आपको यहाँ पे बताते हैं। दांतों के विषय में जो पढ़ाई करता है, जो डॉक्टर बनता है दांतों का, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी। अब बात करते हैं हेटेरोडोंट। ध्यान दीजिएगा, हमारे जो दांत हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला इंसिसर, सेकंड कैनाइन, थर्ड
प्रीमोलर और फोर्थ मोलर। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन से दांत कितने पाए जाएंगे, क्या होता है इसका फॉर्मूला, वो सारी बातें हम लोग अभी करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दांतों के बारे में। आप सभी को पता होगा कि हमारे जो मुंह है उसमें 2 जबड़े पाए जाते हैं। मान लीजिए ये हमारा नीचे का जबड़ा है, नीचे वाला भाग है, हम ऊपर नहीं बना रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसको 2 भागों में बांट दिए, एक राइट एक लेफ्ट। इंसीजर जो दांत होते हैं वो पहले दांत होते हैं। बच्चे में सबसे पहले दांत कौन से आते हैं, इंसीजर ही आते हैं। आगे में जो दांत निकले हुए रहते हैं 4 दांत होते हैं, वो करेक्ट, इधर 2 इधर 2, ठीक है। तो वो इंसीजर कहलाते हैं। इंसीजर पैर में अगर देखा जाए तो इंसीजर कितने होते हैं, इंसीजर कितने दांत मिले, 2 दांत मिले। और इसी तरह से किनारे में एक दांत मिलता है जिसको बोला जाता है कैनाइन, एक ही मिलता है ये, इस साइड एक इस साइड एक। ऊपर वाले भी जबड़े में क्या होगा, एक साइड एक, यानी टोटल कितने हुए, 4। वो फॉर्मूला भी हम बताएंगे कैसे करके आप लोग निकालोगे। अब बात करते हैं प्रीमोलर की। प्रीमोलर जो है इस जगह पे 2 होते हैं, इधर भी 2, इस साइड भी 2, ऊपर में भी तब 4 हो जाएंगे, ठीक। और मोलर जो है आपका ये होता है 3। मोलर दांत कितने होंगे, 3 होंगे। अगर एक साइड में 3 है तो इधर 3, ऊपर पे भी फिर 6 हो जाएंगे। कैसे निकालना है वो हम आपको बता रहे हैं, एडल्ट फॉर्मूला। ये याद रखिएगा, एक वयस्क जब 18 साल आप पार कर जाओगे तब आपके दांतों को निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम आएगा कि आपके पास दांत कितने हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2123/2123। चेक करना, ये एक जबड़े की बात हुई, एक साइड में इतना एक साइड में इतना, ठीक। तो ऊपर वाले जबड़े में भी इतना होगा। अगर टोटल निकालना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 2 से कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो देख लेते हैं कितना दांत हो रहा है। इधर हो गया 2, 1 3, 3 2 5, 5 3 8। अगर एक साइड में 8 तो दूसरे साइड में भी कितने हो गए, 8। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक इंसान में टोटल दांत कितना होगा तो इस जबड़े को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, यानी टोटल दांत आपके कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। ये 18 साल के बाद। अगर बच्चे में पूछा जाए तब कितना, ये फॉर्मूला फिर चेंज हो जाता है, 2102/2102 हो जाता है। एक जबड़े में कितना मिलेगा, 2102/2102। मतलब आपसे अगर पूछा जाए बच्चे में कौन सा दांत नहीं पाया जाता तो आप क्या बताओगे, सर प्रीमोलर जो है वो एक भी नहीं पाया जाता, प्रीमोलर एक भी नहीं पाया जाता। और कौन सा दांत नहीं पाया जाता, मोलर एक नहीं पाया जाएगा। और जो मोलर नहीं पाया जा रहा है उसी को बोला जाता है बुद्धि दांत। इसी दांत को बोला जाता है बुद्धि दांत, जो बच्चों में लास्ट में आता है। करीब किसी में 25 साल के बाद आता है, किसी में 30 के बाद आता है, किसी में 18 के बाद भी आ जाता है। कहने का मतलब ये दांत आने के बाद बच्चा धीरे धीरे मैच्योर्ड हो जाता है, वो सोचने समझने की शक्ति रखने लगता है। कहने का मतलब 18 के बाद वो लड़का या लड़की समझदार होना शुरू हो जाती है। तो ये होता है बच्चों के दांत का फॉर्मूला। अगर पूछा जाए कि बच्चों का दांत कितना है तो हम लोग यहीं पे काउंट कर लेंगे, 2 1 3, 3 2 5, 5 और 5 10। अगर एक साइड में 10 हैं तो दोनों साइड मिलकर के कितने होंगे, 20। तो आपसे अगर पूछा जाए मिल्क टीथ कितने हैं, दूध के दांत कितने हैं, तो दूध के दांत कितने होंगे, 20 होंगे। यही दांत आपके टूटेंगे, 20 के 20 टूटते हैं, किसी के 8 टूटते हैं, किसी के 4 टूटते हैं, किसी के 10 भी टूट जाते हैं, ठीक है। लेकिन टूटने वाले दांत कितने होते हैं, 20 हैं। ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पोररी कहलाते हैं, ये
टेम्पोररी कहलाते हैं, ये टूटते हैं, और ये कहलाते हैं परमानेंट, ये कभी टूटेंगे नहीं। टूटेंगे, टूटने का समय होता है लास्ट में, फिर ये दोबारा आ नहीं सकते। ये है आपके ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला। इसी तरह से अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे हम कुछ जानवरों के बता देते हैं, जैसे एलिफेंट का डेंटल फॉर्मूला, या डॉग का, काऊ का, रैबिट का। इन कुछ जानवरों के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे हाथी में देखेंगे आप 1033/0033 होता है, यह हाथी के दांतों के गणना है। अगर आपको टोटल दांत गिनने हो तो क्या करना है, डबल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल दांत मिल जाएंगे आपको, ये फॉर्मूला है। अब बोलोगे कि सर ये नीचे सिर्फ 3 ही मिले, आगे वाले नहीं मिले, तो ध्यान रखिएगा इसका जो आगे का जो दांत होता है वो बाहर निकल करके रहता है, वो आपको दिखता होगा। तो वो कौन सा दांत है, याद रखिएगा, वो इंसिसर होता है। जो बच्चे में पहला दांत निकलता है वही दांत हाथी में बाहर निकल जाते हैं, जिसको आप लोग टस्क बोलते हो। इसके बाद आप लिख लेंगे डॉग का 3142/3143, ये कुत्ते के दांत हैं। चलिए इसके बाद हम लोग लिखते हैं रैबिट का 2033/1033। एक खरगोश के दांत होते हैं। इसी तरह काऊ के लिख लेंगे 0033/1033। चलिए अब आगे देखते हैं, दांतों से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस और भी आते हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग बातें करते हैं। अगर बात करें तो आपका दांत कुछ इस तरह ही दिखता होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि दांतों का कौन से भाग को क्या कहते हैं। ये जो सफेद भाग आपको दिखता है इसको बोला जाता है एनामेल। ये सबसे कठोर भाग है, इंसानी शरीर का सबसे कठोरतम हार्डेस्ट पार्ट है ये। एनामेल क्या होता है, ये हार्डेस्ट पार्ट है सबसे, और ये सबसे चमकीला भी है, वाइटेस्ट पार्ट है। याद रहे, चमक के साथ साथ इसमें एक कलर और होता है। ओरिजिनल दांत का कलर व्हाइट नहीं होता, व्हाइट के साथ साथ येलो इस भी मिला होता है, यानी पीलापन भी इसमें रहता है। ये इसका ओरिजिनल कलर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी एनामेल के अंदर एक इस तरह का भी भाग रहता है जिसको बोला जाता है डेंटाइन। इसको क्या बोला जाता है, डेंटाइन। और इसी डेंटाइन के अंदर एक भाग और मिलेगा आपको इस तरह देखने को, ठीक है। ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा और इसे बोला जाता है पल्प। अब बात करते हैं हम लोग एक एक चीज की। ये जो पल्प है इसका कनेक्शन होता है नर्वस सिस्टम के साथ। इस पल्प का कनेक्शन होता है नर्वस सिस्टम के साथ। कहने का मतलब ये जुड़ा हुआ रहता है हमारे ब्रेन के साथ, दिमाग के साथ। अगर दांत के ऊपर के हिस्से में आपको चोट लगे तो दर्द महसूस नहीं होगा, बीच वाले में भी हो तो दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर पल्प पे चोट लग जाए तो तुरंत आपको दर्द महसूस होगा। तो कहिए कि अगर आपके दांतों में सड़न हुआ है तो दर्द कब महसूस होता है। अगर कोई कीटाणु आप पर अटैक कर रहा है, दांतों में कीड़े लगे हैं, तो दर्द कब महसूस होगा।
जब वो पल्प को टच करेगा तब दर्द महसूस होगा। कब टच करेगा इस विषय में भी बात करते हैं। जैसे कोई भी भोजन हम लोग करते हैं तो इस तरह से हमारे दांतों में अटक करके थोड़ा बहुत उसका हिस्सा रह जाता है। तो जब रह जाता है तो यही धीरे धीरे क्या करता है, सड़न का काम करता है। और सड़न का काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीके। क्या बोलते हैं, डीके। तो ये सड़न का काम करेगा और ये जैसे जैसे धीरे धीरे इसको सड़ाते चला जाएगा ये अंदर जाएगा। और अंदर जाते जाते एक समय आएगा जब ये टच किसको कर देगा, पल्प को कर देगा। यानी आपकी जहां से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था, यानी दांतों में सिर्फ पल्प से ही ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो जब ब्लड वाले हिस्से को वो टच करेगा या इस पे जब सड़न चला आएगा तब आपको दर्द महसूस होगा और पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। यहाँ क्या हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, मतलब खून का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना बंद हो जाता है। और जब ये बंद होगा तो ये पूरा का पूरा दांत आपका ब्लैकिश हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा और ये टूट करके गिर जाएगा। तो दांत दर्द या सड़न भी महसूस हम लोगों को तब होगा जब वो पल्प को टच करेगा। और याद रहे यहीं पे हमारा जो गम है, कहने का मतलब जो मसूड़े हैं, यहीं पे वो धसा हुआ रहता है। ऐसे आपका दांत एक एक मसूड़े में धसा हुआ रहता है जो आपके नर्व्स को टच करता है। चलिए इससे आगे हम टंग के बारे में बात करेंगे। अब बक्कल कैविटी के दूसरे भाग के बारे में हम लोग बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जीभ, टंग। अब जो जीभ है वो क्या काम करता है, तो ये आपको फील करवाता है, टेस्ट का, स्वाद का अनुभव करवाता है, यही जीभ। दूसरा चीज क्या करता है, ये स्वाद का अनुभव के साथ साथ भोजन को ऑइस्टिफेगस तक ट्रांसफर करता है, पहुंचाने का काम भी यही करेगा। फूड ट्रांसफर टू ऑइस्टिफेगस, ऑइस्टिफेगस तक पहुंचाने का काम करेगा। थर्ड काम इसका क्या है, ये आपको बोलने में मदद करता है, हेल्प इन स्पीक, हेल्प इन स्पीकिंग, बोलने में मदद करता है। ये अगर ना रहे तो आप बोल नहीं सकते, ये इसका काम है। अब आके जानते हैं कि कौन सी जगह पे कहाँ कहाँ आपको मान लीजिए ये जो जीभ है ये 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। इंसानों में इसकी लेंथ क्या होती है, 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब कहाँ किस चीज का स्वाद होता है पहले समझ लेते हैं। ये जो आगे वाला भाग है, ये सबसे फ्रंट भाग, यहाँ आपको मिठास का अंदाजा यानी फील होता है। कहने का मतलब यही पोर्शन आपको स्वीटनेस, कोई भी मीठा चीज खाते हो तो मिठाई का जो स्वाद है वो आपको आगे भाग से मिलता है। अगर साइड का भाग देखा जाए, इस भाग को अगर आप देखें तो इस जगह से आपको दोनों साइड में नमकीन का स्वाद मिलता है, नमक का स्वाद मिलता है, सावर, खट्टा होगा। दोनों साइड में आपको खट्टेपन का स्वाद मिलता है। और मीठा के जस्ट थोड़ा सा पीछे अगर चले जाओ, ये वाला जो भाग होता है, यही भाग आपको सॉल्टनेस, कहने का मतलब नमकीन का स्वाद देता है। और सबसे पीछे वाला जो भाग होता है, ये आपको कड़वापन का, बिटरनेस का स्वाद देता है, बिटर का, कड़वापन का स्वाद देता है। कहने का मतलब जब हम लोग मिर्च वगैरह खाते हैं, ज्यादा मसाला वाला चीज खाते हैं, तो अगर हमें तीखापन लग रहा हो तो तीखापन कहाँ लगेगा, जीभ के अंत में लगता है। इसलिए देखना कभी कभी बोलते हो कि मेरा गला जल रहा है, पानी लाइए। तो गला जलने का कारण क्या है कि ये गला को टच करने वाला भाग ही आपका सबसे लास्ट होता है, तो नीचे आपका बिटर का टेस्ट होता है। अब कोई एग्जाम में पूछ लेता है कि बीच में कौन सा टेस्ट आता है। याद रहे इस बीच में
आपको किसी प्रकार का टेस्ट नहीं मिलता है, नो टेस्ट। क्यों नहीं मिलता है वो भी हम बता दे रहे हैं। जो जीभ है, जीभ में आप चेक करके देखना, ऐसे छोटे छोटे कुछ भाग आपको दिखते होंगे, छोटे छोटे जो डॉट्स हैं इस तरह के दिखते हैं। ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं? इनका नाम होता है टेस्ट बर्ड्स। इनको बोला जाता है टेस्ट बर्ड्स। स्वाद कलिका बोला जाता है इनको, टेस्ट बर्ड बोला जाता है, हर एक के जीभ में होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं, एक छोटा सा इस जगह पे डॉट होगा और ऐसे ऐसे घेरा हुआ रहता है, उसी के चारों तरफ और भी डॉटों से घेरा रहता है। इसको बोला जाता है पेपेलिया। पेपेलिया। तो पेपेलिया क्या करता है, जहां पेपेलिया होगा वहां टेस्ट बर्ड होगा। जिस जगह भी पेपेलिया का मौजूदगी होगा उसको चारों तरफ से कौन घेरेगा? टेस्ट बर्ड घेरेगा। लेकिन इस जगह पे पेपेलिया नहीं पाया जाता। जब पाया ही नहीं जाता तो टेस्ट बर्ड भी नहीं होगा, इसलिए उस जगह पे स्वाद का अनुभव नहीं किया जाता है। क्या आपने कभी सुना है कि जब खाना बनता है तो स्वाद किसको चखने के लिए दिया जाता है? कौन चखता है कि देखो तो इसमें नमक कम तो नहीं हो गया, या कह सकते हैं कि बिटरनेस, कड़वापन ज्यादा तो नहीं हो गया? तो कौन टेस्ट करता है? याद रहे, लेडीज करती हैं। कौन करती हैं? नारियां करती हैं, स्त्रियां करती हैं। क्यों करती हैं भाई? क्या रीजन रहा है इनका? पुरुष क्यों नहीं कर पाते? रीजन ये है कि लेडीज में टेस्ट बर्ड ज्यादा पाए जाते हैं, और जब टेस्ट बर्ड ज्यादा पाया जाता है तो स्वाद का अनुभव भी इनको सबसे ज्यादा होता है। किसी भी चीज को बड़ी जल्दी ये लोग स्वाद को अनुभव कर लेते हैं, परख लेते हैं कि इसमें क्या कमी है, वो स्वाद आपको बता देंगे चख करके। या कह सकते हैं सिंपल सी बात कि स्वाद के लालच किनमें ज्यादा होता है? तो वो लेडीज में होता है, स्त्रियों में ज्यादा होता है। इसीलिए देखना, ज्यादातर तीखा खाना या नमकीन वाला चीज ज्यादा पसंद कौन करता है? लेडीज ही करता है। बाजार में गोलगप्पे खाना, मिक्सचर खाना, ये सब ज्यादातर पसंद इन्हीं लोगों को आता है। कारण ये है कि इनको टेस्ट बहुत ज्यादा लुभाता है, टेस्ट का अनुभव ज्यादा करते हैं। तो टेस्ट बर्ड कितने पाए जाते हैं? 8,000 से लेकर के 10,000 तक टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं आपके जीभ में। अब आगे बात करते हैं हम लोग लिप्स के बारे में। थर्ड पार्ट है वक्कल कैविटी का, लिप्स, ओंठ। ओंठ के बारे में अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए भोजन में क्या काम करता है? तो काम ये करता है कि जो हम लोग लिक्विड चीजें खाते हैं उसको बाहर नहीं आने देता है। ओंठ क्या करता है? लिक्विड चीजों को बाहर आने से रोकता है। स्टॉप्स लिक्विड्स टू कम आउट। जो भी तरल पदार्थ हमारे भोजन में रहता है उसको बाहर आने से रोकता है। दूसरा काम क्या है? याद रहे, ये बॉडी का एकमात्र पार्ट है, ओनली पार्ट है जो ऑयली नहीं है, जिसमें ऑयल नहीं पाया जाता, मतलब तेल नहीं पाया जाता। पूरे शरीर के जितने भी अंग हैं, जितने भी भाग हैं, सब में तेल का कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है, तेलीय होता है, लेकिन इसमें तेलीय नहीं होता। कैसे पहचानोगे? कहने का मतलब ये एक ऐसा भाग होगा जहां से आपको पसीने नहीं आएंगे। पूरे शरीर में बाकी जितना भी हिस्सा है सब जगह से आपको पसीना आएगा, लेकिन ओंठ में नहीं आएगा। कारण यही है कि इसमें ऑयल नहीं पाया जाता, फैट नहीं पाया जाता। ठीक है, तो